हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र पर, जिसके अंतर्गत काव्य लक्षण पर विचार करेंगे। अभी हम डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर विचार कर रहे थे, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल पर विचार कर लिया है और रीतिकाल पर आगे हम जल्दी विचार करेंगे। और जो आज का लेक्चर है वो अनायास नहीं है, बल्कि इसका संबंध है रीतिकाल से, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें संस्कृत विद्वानों द्वारा दिए गए कुछ लक्षण हैं, फिर हिंदी विद्वानों द्वारा दिए गए लक्षण हैं और पाश्चात्य विद्वानों के भी लक्षणों को हमें पढ़ना पड़ता है। तो रीतिकाल एक ऐसा काल है हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसमें काव्य शास्त्रीय पद्धतियों पर विचार किया गया है। और उसमें कुछ जो कवि हैं, आचार्य हैं और कुछ कवि भी हैं, तो उसमें लक्षण देने की कोशिश की गई है रीतिकाल के अंतर्गत। एक तरफ रचना भी लिखी गई थी, दूसरे तरफ जो लक्षण ग्रंथ हैं उनका भी प्रतिपादन किया गया था कवियों द्वारा। तो ये एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो मुझे लगा कि जो भी DSSB TGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPGIC की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे JNU MA हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि JNU MA हिंदी प्रवेश परीक्षा के सिलेबस को आप देखेंगे तो उसमें पहले से ही लिख दिया गया है कि जो भी पाठ्यक्रम रहेगा, भारत के जो स्तरीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर ग्रेजुएशन में जो भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो कहीं किसी न किसी वर्ष में आपको भारतीय काव्य शास्त्र भी पढ़ना रहता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी कुछ अंश रहता है। तो इस दृष्टिकोण से यह लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत आचार्यों, हिंदी के विद्वानों और पाश्चात्य के विद्वानों द्वारा दिए गए लक्षणों को देखेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि कथन और तर्क से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, चाहे UGC नेट में आते हैं, चाहे JNU के प्रवेश परीक्षा से संबंध में आते हैं, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं, तो उसको भी हम हल करेंगे। लेकिन पहले अगर हम थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ाई कर लें, कहने का मतलब ये है कि विद्वानों के कथनों को समझ लें, कवियों की पंक्तियों को समझ लें, तो जब कथन और तर्क संबंधी प्रश्न हम हल करेंगे तो जल्दी से बात समझ में आएगी। और मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि जो विगत 2 अभी लेक्चर आए हैं बच्चन सिंह पर, तो आप सभी के अंदर थोड़ा सा इतिहास दृष्टि विकसित हो रही होगी कि किस तरीके से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में डिबेट रहा है आलोचकों के बीच, वो थोड़ा सा उभर कर आ रहा होगा। जब सारी चीज़ें आप जान जाएंगे तभी कथन और तर्क संबंधी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। मैं ज़रूर हल कराऊंगा, मैं ऐसा वादा करता हूं। ठीक है, आज हम काव्य लक्षण पर बात करते हैं। काव्य लक्षण जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है और हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। पहले हम बात करेंगे संस्कृत के आचार्यों द्वारा जो काव्य लक्षण दिया गया उस पर। पहला नाम आता है आचार्य भामा, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। उनका मानना है कि शब्दार्थो सहितौ काव्यम। कई बार इतना दूर ही पूछा जाता है किसकी पंक्ति है, तो यह भामा की, जिनका ग्रंथ है अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार। यहाँ पर पूरी पंक्ति दी गई है, शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च त्वद्विधा। ठीक है, मतलब गद्य और पद्य 2 विधाएँ हैं और शब्द और अर्थ के मेल से काव्य बनता है। आचार्यों के बीच काव्य के लक्षण को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे तो कोरोना के लक्षण को लेकर डिबेट चलता है कि मतलब कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे तो आदमी को सतर्क होना चाहिए, दवाई करना चाहिए। और जब आचार्य विचार कर रहे थे तो काव्य के लक्षण को लेकर कोई बोल रहा था कि शब्द और अर्थ के मेल से काव्य बनना चाहिए। कोई आगे बोल रहा है कि शरीरम तावदिष्ठात व्योच्छिन्ना पदावली काव्यम, एक तरीके से। तो ये दंडी का मानना है कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि शब्द और अर्थ के मेल से तो काव्य बनता ही है, लेकिन उसमें जो पदावली होती है, जो वाक्यांश होता है, वो काव्य के अंतर्गत आता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, आगे वामन करें कि काव्य शब्दयो गुणवलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। कह रहे हैं कि ठीक है, शब्द और अर्थ रहने चाहिए लेकिन कोई गुण भी रहना चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि वामन जो कि रीति संप्रदाय से इनका संबंध है, इन्होंने कुल 20 गुणों की बात की है। तो काव्य में गुण भी होना चाहिए,
अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो आचार्य हैं अंदर तक अलग अलग तरीके से विचार करते हुए अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं, लक्षण को बता रहे हैं। रुद्रट की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, ये भी शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। अगला जो काव्य लक्षण है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, आनंदवर्धन का है, जो कि ध्वनि काव्य के प्रवर्तक हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। उनका मानना है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। कुंतक का मानना है कि शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद आह्लाद कारिणी। ठीक है, तो एक ये तो काफ़ी लंबा इनकी परिभाषा हो गई है, लंबी परिभाषा। कई बार क्या होता है कि शब्दार्थों सहितौ वक्र कवि व्यापार यहीं तक पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार पूरा पूछ लिया जाता है। कुंतक जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, तो इनका जो काव्य के बारे में विचार है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन से आचार्य हैं। निर्दोष गुणवत् काव्यलम अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति, ये काव्य लक्षण दिया भोजराज। भोजराज वामन के बाद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कि गुणों पर चर्चा करते हुए कुल 24 गुण माने हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 24 गुणों की बात किसने किया है, तो भोजराज। तो इन्होंने भी काव्य में शब्द अर्थ के साथ अलंकार और गुण दोनों के मिश्रण को माना है, और जिससे कि कवि की कीर्ति और प्रीति ये दोनों क्या बढ़े, इस तरीके से वो चर्चा कर रहे हैं काव्य ऐसा होना चाहिए। अगला है मम्मट का मानना है कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में लगातार आता रहता है, तो इसको याद रखिए आप। क्षेमेंद्र का मानना है काव्य लक्षण के संदर्भ में कि काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य अलंकृति। ठीक है, तो ये भी शब्द और अर्थ के साथ साथ साहित्य में जो भी अलंकार है जिससे कि शोभा बढ़ती है साहित्य की, उस पर जोर दे रहे हैं क्षेमेंद्र। हेमचंद का मानना है कि अदोषौ सगड़ौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। हेमचंद वही जिन्हें प्राकृत का व्याकरण पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत व्याकरण इन्होंने लिखा। ठीक है, तो इनका ये है लक्षण। आगे देखते हैं जयदेव का मानना है कि निर्दोषा लक्षणवती शरीरिति गुण भूषणा अलंकार रसानेक वृत्तिवाक काव्यम नामवाक जयदेव का है। ठीक है, तो आप शब्दों को देखिए और अपने मन में थोड़ा सा इनकी परिभाषा को ध्यान में रखिए। बाद में कभी लाइव आकर एज ए वीडियो में मैं खुद वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए कभी आऊँगा नज़र, तो ये काव्य लक्षण को और क्लियर कर दूंगा। बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये मैं लेक्चर तैयार किया था। ठीक है, अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट काव्य लक्षण है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने कि साहित्य दर्पण लिखा है, उनका मत है। ये लगातार ये भी परीक्षाओं में आता रहता है कि इनके पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य थे उन्होंने शब्द और अर्थ उसमें अलंकार और गुण की बात किया। इन्होंने कहा कि ऐसा वाक्य होना चाहिए जो कि जिसमें कि रस होना चाहिए, रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाएगा। ठीक है, बाकी शब्द है, अर्थ है, अलंकार भी है, गुण भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर रस नहीं है तो फिर वो काव्य के दायरे में नहीं आएगा, ऐसा विश्वनाथ का मानना है। अगले जो आचार्य हैं शब्दार्थौ व पुरस्य शब्दार्थ पुस्ताक्त काव्यम, ये विद्याधर, थोड़ा कम इनका पूछा जाता है लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए। जो आखिरी है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ जो कि 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और ये इनको अंतिम आचार्य माना जाता है संस्कृत काव्य शास्त्र का। देखा जाए इनका जो समय है ये द्विवेदी और छायावाद युग के जगन्नाथ जो कि आखिरी आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ऐसा काव्य जिसके शब्द रमणीयता का प्रतिपादन करते हों, सुंदर हों। ठीक है, तो आपने देखा कि संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं सब अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बातों को उन्होंने कहा है और काव्य के लक्षणों पर विचार किया है।
आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिंदी के आचार्य हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको देखना जरूरी है। पहली जो परिभाषा आ रही है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर देखिए साहित्य की बात आ रही है, तो जब संस्कृत में रचनाएं की जा रही थी तो काव्य को ही साहित्य कहा जा रहा था। ठीक है, कई बार आप देखेंगे काव्य शास्त्र बोला जाता है और कई बार उसको साहित्य शास्त्र कहा जाता है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं संस्कृत आचार्यों की बात कर रहा था तो काव्य लक्षण की चर्चा कर रहा था, बार बार काव्य काव्य कह रहा था, क्योंकि खुद आचार्य साहित्य को काव्य मानते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में जब आप बात करेंगे तो बार बार साहित्य या कविता नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है, साहित्य। अगला है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण मतलब मन की जो चित्रवृत्तियाँ, उनके जो चित्र जो आपके मन में चित्र बनता है, उसको जब आप प्रस्तुत करते हैं तो वो कविता कहलाती है। कवि हृदय, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशव के पास कवि हृदय नहीं था, नहीं तो और वो अच्छा कविता लिख सकते थे, अच्छी कविता लिख सकते थे। एक तरीके से उनके अंतःकरण की तरफ वो संकेत कर रहे थे। खैर, आपको ध्यान में रखना है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, मानना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी आगे लिखते हैं, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा आ गई कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है। और इनका जो निबंध है कविता क्या है, में इसको परिभाषित किया गया है, कविता क्या है। ठीक है, जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आपको जब भी मौका मिले जरूर एक बार देखिएगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखिए। और कई बार ना इसको तोड़कर भी पूछ लिया जाता है, यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती है ये उसे कविता कहते हैं, या फिर इसके ऊपर से भी इसको ले लिया, यहाँ से ले लिया जाता है कि हृदय की मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है ये उसे कविता कहते हैं। किसका ये कथन है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला कोटेशन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ठीक है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है कि सत्योद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य कहलाता है। ठीक है, देखिए छोटी परिभाषा है तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। महात्मा गांधी भी काव्य लक्षण दिए थे। आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा कि महात्मा गांधी भी साहित्य और कविता के बारे में विचार विमर्श किया करते थे। उनका मानना था कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। मतलब साहित्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एकदम कठिन हो, उसके लिए खास डिक्शनरी या फिर टीचर की ज़रूरत पड़े, उसकी व्याख्या करनी पड़े। साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसे कि आम आदमी भी ठीक से समझ सके, किसान भी समझ सके, और जो चरस खींच रहा है, ठीक है, वो भी समझ सके, और जो पढ़ा लिखा हो वो भी समझ सकते। कितनी अच्छी परिभाषा दिया महात्मा गांधी ने। अगला कोटेशन, जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न कर सके, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे भाषा शैली इतनी सरल है और तुरंत आपके दिमाग में बैठ जा रही होगी। प्रेमचंद का मानना है कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न हो जगे, आध्यात्मिक मनोवृत्ति तृप्त न मिले, हमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो,
और न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न कर सके, वह साहित्य क्या है? बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। प्रेमचंद का ये कथन है। आगे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये कथन, साहित्य जीवन की आलोचना है। कई बार क्लास में जब बच्चों से पूछा जाता है कि साहित्य किसे कहते हैं, तो बच्चे कई तो हड़बड़ाने लगते हैं, कईयों को लगता है कि ये कहाँ से सवाल पूछ लिया गया, क्या हम पृथ्वी ग्रह पर ही हैं कि मंगल ग्रह पर चले गए हैं। और कई तो रटी रटाई परिभाषाओं को बताना शुरू कर देते हैं, और कई तो सीधे ही बोल देते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। अगर देखिए सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, साहित्य जीवन की आलोचना है। पूछा जाएगा कि ये आप खुद से परिभाषा बनाए हैं या किसी की है, तो देख लीजिए ये परिभाषा प्रेमचंद ने दिया था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। अगला कोटेशन काव्य लक्षण के अंतर्गत, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक क्रियाओं, कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है काव्य, ऐसा मानना है गुलाब राय का। इनका भी कई बार कोटेशन पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेवरेट और प्रसिद्ध पंक्ति, काव्य आत्मा की काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। ठीक है, कई बार तो इतना दूर तक पूछ लिया जाता है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत का मानना है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अगला है काव्य लक्षण को लेकर महादेवी वर्मा। आप देख रहे हैं कि छायावाद के कवि भी ठीक रीतिकालीन कवियों की तरह काव्य को परिभाषित करने का लगातार प्रयास किया उन्होंने। अभी हमने 3 कवियों की पंक्तियों को देख लिया, उनके कथनों को देख लिया है। और निराला के तो बारे में जानते ही हैं कि उन्होंने तो कविता को ही मुक्त कर दिया था, एकदम छंद मुक्त कविता लिखने की बात कही थी। ठीक है, उनका मानना था कि जैसे मनुष्य स्वतंत्र है वैसे ही कविता को भी स्वतंत्र होना चाहिए। ये मैं उस पंक्ति का भाव बता रहा हूँ, तो अगर इतना भी आप समझ ले रहे हैं तो तुरंत अगर परीक्षा में आएगा सही जवाब कर देंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा का क्या मानना है? कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसे भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी भावनाएं दूसरे के हृदय में भी उत्पन्न हो जाए। महादेवी वर्मा आगे लिखती है महादेवी वर्मा ही कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति जो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा को एक तरीके से विरह वेदना की कवित्री कहा जाता है, और उनकी परिभाषा में भी इसी टाइप का कुछ कुछ भाव आपको समझ में आ रहा होगा। वहाँ भी वेदना इत्यादि की बात, अनुभूति की बात, पीड़ा की बात हो रही है। तो जब आपको प्रश्न का जवाब ना आए तो एक अनुमान के हिसाब से आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको हल कर सकते हैं। अमूमन विद्यार्थी हल ही कर देते हैं। अगला जो कोटेशन है काव्य शास्त्र को लेकर कि काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। अब रस की परिभाषा को अभिव्यक्त करने के लिए नंद दुलारे वाजपेयी का एक कोटेशन है। इन्होंने इतना लंबा चौड़ा कोटेशन दिया कि उसे रस कहते हैं। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को अगर परिभाषित किया जाए तो रस कहा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी रस को अनुभूत करते हुए परिभाषा नंदुलारे वाजपेयी ने दिया है। आगे रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये नगेंद्र का मानना है कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में क्या है? कविता है। नगेंद्र का ही अगला कोटेशन है कि काव्य आत्माभिव्यक्ति है। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र। आगे का कोटेशन आ गया,
काव्य लक्षण में कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में लगातार ये कोटेशन पूछा जाता रहा है। और आखिर में हिंदी विद्वानों के अनुसार कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। ये किसका कथन है? धूमिल का। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। अगर पाश्चात्य विद्वानों की बात करें और उन्होंने काव्य लक्षण को कैसे देखा है तो उसको देखते हैं। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। ठीक है, ये ड्राइडन का मानना है कि कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। ड्राइडन मानते हैं। वर्ड्सवर्थ क्या मान रहे हैं? कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। वैसे भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जो भी कोटेशंस हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही मेरिट में हेरफेर भी करते हैं। किसी की मेरिट अच्छी बना देते हैं और किसी की मेरिट लो कर देते हैं। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ध्यान में रखना है। अगला कोटेशन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। इंपॉर्टेंट। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट आर्डर। ये कालरिज का मानना है ऐसा। ठीक, तो ध्यान में रखिए, कालरिज का मानना था कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। डीएसएसबी इत्यादि में कई बार इस परिभाषा को पूछा गया है। पीबी शैली का मानना है कि कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। देख रहे हैं कि आप अंतर कर रहे होंगे। 3 तरह के विद्वानों की मैंने चर्चा की है, संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य। तो संस्कृत के जितने भी आचार्य थे सब कह रहे थे कि शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, गुण होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, रस होना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। हिंदी के विद्वानों में आए तो साहित्य को लेकर उनका भी मानना था कि जनसमूह, जनता को ज़्यादातर वो केंद्र में रख रहे थे। फिर आत्मानुभूति को रख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर पाश्चात्य विद्वान कोई प्रकृति के बारे में कह रहा है, कोई शब्द जो वर्ड है उसको ध्यान में रख रहा है, कोई जो भाव है उसको ध्यान में रख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 स्तरों के जो विद्वान हैं, 3 तरह के विद्वानों की चर्चा एक ही साथ यहाँ पर की जा रही है। पीबी शैली का मैंने अभी बात किया कि कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। आगे पीबी शैली की एक और कोटेशन है कि हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं। ये पीबी शैली का कहना है। एडगर एलन पो का मानना है कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। ठीक है, और एक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड। इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी तरह से प्रेमचंद ने भी कहा था साहित्य जीवन की आलोचना है। तो आप देख रहे हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड और प्रेमचंद, मैथ्यू अर्नाल्ड कहाँ के रहने वाले हैं कमेंट्स कर बताइए, और प्रेमचंद जो कि काशी वाराणसी के हैं, उनका मानना है कि कविता, उनका मानना है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। और मैथ्यू अर्नाल्ड भी कुछ वैसी ही बातें कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कुल संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों के माध्यम से काव्य लक्षणों को समझने की कोशिश की और उनकी परिभाषाओं को भी देखा। उम्मीद है कि अगर इसमें से परीक्षा में किसी की भी परिभाषा आएगी तो आप इसे हल कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट्स कर बताइए कि आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब का जो सीरीज है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि रीतिकाल पर अब अगला भाग आने वाला है। और जो भी मैंने चर्चा की थी उसमें अभी जब बात करूंगा मैं काव्य प्रयोजन पर, काव्य हेतु पर, तो रीतिकालीन कवियों का भी जिक्र होगा। तो इस तरह से इस टॉपिक्स को मैं जोड़कर यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ। जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ वो किसी न किसी खास दृष्टिकोण से करता हूँ। हाँ, अभी मैं व्यवस्थित किसी क्रैश कोर्स इत्यादि में नहीं लगा हूँ, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं अपने मन के अनुसार ही अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप जब पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारे मैटर्स मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो दिक्कतें होती हैं टॉपिक्स में वो सारी टॉपिक्स तो इस चैनल पे हैं ही। तो आप सब जुड़े रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।